नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। राजनीति में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आखिर क्या ये वक्त सही है जब स्कूलों को खोल दिया जाए, जबकि चारों तरफ कोरोना की महामारी का प्रसार लगातार जारी है। ये सवाल हम क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि सीबीएसई ने 18 मई को एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें कहा गया है कि 1 से 15 जुलाई के बीच जो 12वीं का एग्जाम है वो लिया जाएगा। अब सवाल यह है कि ऐसे समय जब लगातार बढ़ रहा है कोरोना का मामला, आज भी जो ताज़ा आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि 2,76,000 केस भारत में हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में 9,900 नए मामले आए हैं और 200 से ज़्यादा 279 मृत्यु हुई है। तो ऐसे में अभिभावक डरे हुए हैं। वो एक अभिभावकों का एक चंक है जो कि सुप्रीम कोर्ट गया और उसने वहां पर अपनी अर्जी लगाई है कि साहब इन्हें रोकिए। और इसके लिए उन्होंने एम्स का डाटा, जो भारत में सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली का यानी एम्स, उसका एक डाटा रखा है जो ये कहता है कि जुलाई में जो कोरोना है वो पीक पर होगा। 3 लाख एक्टिव केस उस समय होंगे। हालांकि अभी जून है, 10 जून है और हम पहुंच गए हैं 2.25 लाख पर। तो ये आशंका या आंकड़ा बहुत कोई मुश्किल नहीं लगता है। ऐसे में आखिर अगर खोल दिया गया स्कूल, एग्जाम हुए, तो बड़ी तादाद में बच्चे कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। न सिर्फ वो संक्रमित हो सकते हैं बल्कि वो अपने परिजनों को भी संक्रमित कर सकते हैं। 45 डिग्री सेल्सियस तक होता है उस समय तापमान जुलाई में और नमी भी बहुत ज़्यादा होती है। और अगर आप स्थिति को देखें तो शायद वो सबसे ज़्यादा बीमारी का सीज़न भी होता है। तो ऐसे में जो अभिभावक हैं उनका डर बिल्कुल जायज़ है। तो हम आज इस पर ही बात कर रहे हैं कि आखिर क्यों इस तरह के नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं और क्या शिक्षा का जो पारंपरिक ढांचा है उसको बचाने के लिए हम इस नई परिस्थिति का, जो बेहद खतरनाक परिस्थिति है, उसको समझने के लिए तैयार नहीं है। क्या ये वक्त है जब हम स्कूल खोल दें? और इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्वराज एक्सप्रेस के एडिटर इन चीफ गुरदीप सिंह सप्पल और दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एजुकेशन फैकल्टी है उसकी पूर्व डीन प्रोफेसर अनीता रामपाल और प्रोग्रेसिव मेडिकोज एंड साइंटिस्ट फोरम के अध्यक्ष डॉक्टर हरजीत सिंह भट्टी। शुरुआत करते हैं डॉक्टर भट्टी से। डॉक्टर भट्टी, आपने ये पूरी जो पृष्ठभूमि मैंने रखी उसको सुना। क्या आपको लगता है कि ये वक्त स्कूल खोलने का है? क्या हम इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं? क्या आकलन है आपका? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी इस तरह की पॉलिसीज बनाई जाती हैं, मुझे ये समझ नहीं आता कि ये पॉलिसी के पीछे क्या किसी डॉक्टर की, एपिडेमियोलॉजिस्ट की या किसी भी एक्सपर्ट की राय ये लेते भी हैं कि नहीं लेते हैं। क्योंकि इस तरह के रिस्की स्टेप की राय कोई भी डॉक्टर या कोई हेल्थ एक्सपर्ट इसकी राय बिल्कुल नहीं देगा। क्योंकि शिक्षा का महत्व क्या है? शिक्षा का मतलब तो यही है कि हमें एक अच्छी जिंदगी बच्चों को देनी। क्या वो अच्छी जिंदगी हम उनकी जान जोखिम में डाल के उनको देना चाहते हैं? तो ये तो अपने आप में कितना बड़ा सवाल एक सरकार की पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस, खासकर सीबीएसई जो कि गवर्नमेंट का सबसे बड़ा शिक्षा संस्थान जो एग्जाम कंडक्ट कराता है, उनके ऊपर भी कितना बड़ा क्वेश्चन है कि आप इतने बड़े रिस्क में आप 2 चीजों को कितना अंडरमाइन कर रहे हैं। पहली चीज तो आप इस वायरस को अंडरमाइन कर रहे हैं, इस वायरस को नहीं समझ रहे हैं कि ये कितना खतरनाक वायरस है और ये कितने सारे बच्चों को एकदम से एट रिस्क ले आएगा। दूसरी चीज, आप इसकी इन्फेक्टिविटी को नहीं समझ रहे हैं, आउटब्रेक फैलने की उस जो सिचुएशन क्रिएट हो सकती है उसको नहीं समझ रहे हैं। सिर्फ आप अपना एक जो पहले का जो ढांचा जो बना हुआ है कि मई या जून या जुलाई में एग्जाम हो जाने चाहिए, आप सिर्फ उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर इस चीज को समझ लें कि एक नई बीमारी एक पूरी दुनिया के ऊपर पड़ी है, हम एक हेल्थ इमरजेंसी में हैं, इस इमरजेंसी में हमें बहुत कुछ नया सीखना होगा, बहुत सिस्टम को बदल के चलना होगा। इस माइंडसेट को अगर ये लेके चलेंगे तो ही इससे बाहर निकल पाएंगे। अगर अपने रूडिमेंट्री जो पहले का सेट माइंड है कि हमें इतनी देर में कोर्स खत्म करना है, इतनी देर में नए बच्चे रिक्रूट करने, अगर उसी पे सेट रहेंगे तो फिर मेरे ख्याल से हम बहुत सारे लोगों को रिस्क पे डाल देंगे। और शायद जो पूरा हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो इसी माइंडसेट का शिकार है, जिसे अपना एक काम है, रजिस्टर है, उसे वक्त पर भर देना है और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेना। प्रोफेसर रामपाल,
क्या सचमुच जो एजुकेशनिस्ट हैं, और सीबीएसई में तो हम ये मान के चलते हैं कि देश के सबसे एक बड़ा जो संस्थान है जो देश भर में परीक्षाएं कराता है या सिलेबस तैयार करता है, जिसकी बड़ी मान्यता है, क्या उसमें ये न्यूनतम संवेदनशीलता भी नहीं है, या फिर ये नौकरशाही के हावी होने का एक नतीजा है जिसे सिर्फ अपना रजिस्टर भरना है? आपके सवाल में बहुत कुछ छिपा है, पर बहुत कटाक्ष भी है। पर आप सही कह रहे हैं, ये सारी चिंताएं बहुत वाजिब हैं। और हम देख रहे हैं अभी पिछले 2 दिन में तमिलनाडु ने अपने एग्जाम्स, जो बोर्ड एग्जाम्स थे, उनको कैंसिल किया, रद्द किया। तेलंगाना ने रद्द किया। तो स्टेट्स बल्कि संवेदनशील रूप से जायजा ले भी रहे हैं कि कैसे ये चीज बढ़ रही है, और बच्चों को बहुत सुरक्षित रखने की जरूरत है। कोई भी खाना पूर्ति औपचारिकता में बच्चों को इतने जोखिम में डालना बहुत ही अनुपयुक्त होगा, क्योंकि बच्चे अक्सर कैरियर्स बनते हैं। उनको खुद अगर बीमारी नहीं भी होती उस उम्र में, मगर वो बहुत इफेक्टिव कैरियर्स बन सकते हैं। और इसीलिए स्कूलों को सबसे पहले दुनिया भर में जहां भी ये फैलना शुरू हुआ, स्कूलों को बंद किया गया। और खोलने के लिए भी बहुत ही, अभी भी जैसे मिनिस्ट्री में भी डिस्कशन हो रहा था कि बहुत ध्यान से अगस्त में बातचीत होगी, स्टेट्स तय करेंगे कि खोलना है कि नहीं, क्योंकि इन्फेक्शंस देखते हुए, और फिर ये तय करेंगे कि जगह भी है क्या वो फिजिकल डिस्टेंस रखने का, और क्या उतना सैनिटेशन होगा क्या। तो ये सब बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं। और इस तरह से केवल एक खाना पूर्ति करना, एक औपचारिकता के लिए इम्तिहान कर देना, इसका कोई मकसद नहीं है, कोई मतलब नहीं है ये। बल्कि मैं इसी माध्यम से ये भी कहना चाह रही हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी जो एग्जाम्स करने की बात हो रही है, जो कि ऑनलाइन करने की बात हो रही है, उसका भी कहीं हमें कोई सही उपयुक्त नहीं दिखता है, ना उसका उद्देश्य समझ आता है। ठीक है, तो ये यानी बात है कि आप इस तरह से बच्चों को खतरे में नहीं डाल सकते। गुरदीप जी, जान और जहान दोनों बचाना है, ये हमारी सरकार का नारा है, और हम ये देख रहे हैं कि फिलहाल जान बचाने का जो मसला है वो अब सरकार ने अपने सिस्टम से ज़्यादा लोगों पर ही छोड़ दिया है कि ठीक है, बच सको तो बचो। ये ठीक है कि रोज़गार और जो स्वास्थ्य है, इन दोनों के जो द्वैत है, इसके बीच एक संतुलन रखना है, लेकिन बच्चों को इस तरीके से एक इतने बड़े खतरे में डाल देना, क्या आपको लगता है कि ये कोई वाइज डिसीजन है? अंकित जी, ये तो सच है कि बैलेंस चाहिए, लेकिन अभी फैसला नहीं हुआ है। अभी बातचीत शुरू हुई कि स्कूल खोलने चाहिए कि नहीं। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि ये बहस उस दिन शुरू हुई है जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अभी वक्त नहीं है कोर्ट को नॉर्मल फंक्शनिंग शुरू करने के लिए, कि लोग कोर्ट रूम में आएँ और बहस करें। जब संसद ने ये साफ किया है कि नॉर्मल संसद का सत्र नहीं हो सकता है, हाइब्रिड सेशन की बात हो रही है कि एमपीज कुछ घर में रहें, कुछ आ सके, तो जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, भारत की संसद, भारत की विधानसभाएं वो नहीं चल सकती हैं, अगर उनके लिए माहौल ठीक नहीं है तो करोड़ों करोड़ बच्चों के लिए माहौल ठीक कैसे होगा? तो ये तो पहला सवाल कि जब देश की 2 प्रमुख पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी ये तय नहीं कर पा रही हैं कि अभी इसको रीओपनिंग कर दिया जाए, ऐसे में ये बहस ही बेमानी है कि स्कूल खुलने चाहिए कि नहीं खुलने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये भी है कि स्कूल खोलने की इतनी उतावली क्यों है? क्या शिक्षा केवल क्लासरूम टीचिंग है? इसको बहस को आगे भी ले जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वक्त ऐसा आ गया है, इसमें एक मौका मिला है जब हम ये बात कर सकते हैं कि शिक्षा का अर्थ क्या है। क्या सिलेबस को पूरा करना ही शिक्षा है? क्या पूरा का पूरा जोर भारत सरकार का या राज्य सरकारों का केवल सिलेबस पूरा करना और परीक्षा करने तक रह जाएगा? ये बहस को भी आगे ले जाने की जरूरत है। बिल्कुल एक गंभीर मसला है, और कभी ये बात बहुत से शिक्षाविदों ने भी कही है कि जो हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था है वो एक पेन में भरी हुई स्याही की तरह है। आप उस पेन में स्याही भरते हैं और इम्तहान में वो सारी स्याही निकल जाती है, और जो छात्र हैं वो खाली पेन की तरह परीक्षा केंद्रों से बाहर निकलते हैं और उनके दिमाग में शायद चीज़ें नहीं रहती है। तो आप दरअसल स्मृति की परीक्षा करते हैं। जो गुरदीप जी ने सवाल उठाया है कि शिक्षा का दरअसल मसला क्या है, ये कोरोना ने ये हमें मौका दिया है कि उस पर हम गंभीरता से सोचें। प्रोफेसर रामपाल,
क्या अभी तक जो पूरा तरीका था कि लोग एक स्कूल में जाते थे, बैठते थे, और चाहे उनके पास जगह हो ना हो, एक क्लासरूम में ढेर सारे बच्चों को भर लिया जाता है और औपचारिक ढंग से किसी तरीके से ये बताया जाता है कि साहब इतने बच्चे एनरोल हुए और हमने इम्तहान करा दिया। लेकिन क्या ये वक्त आ गया है जब हम शिक्षा के बुनियादी मसले पर, उसकी दार्शनिक अवधारणा पर बात करें और दूसरी तमाम प्रविधियों को, तकनीकी को सामने लाएं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा इसका प्रसार हो सके? मैं ये कहना चाहती हूँ कि शिक्षा पे तो जरूर बात और भी करनी है, और इम्तिहानों पे सबसे जो हमारा कमजोर जो कड़ी है सबसे इस पूरे सिस्टम में, जिस तरह के हम एग्जाम लेते हैं पूरी जानकारी पे बेस्ड है, रटी रटाई जानकारी उड़ेलने पर ये और तकनीक को बीच में मत लाइए। शिक्षा तभी होती है जब लोग मिलते हैं, बातचीत करते हैं, अलग अलग परिवेश से आए हुए छात्र मिलते हैं, आपस में अपने अपने विचारों का आदान प्रदान होता है, अपने मत को और पुष्टि से मतलब पुष्टिकरण होता है उसका, और टीचर एक फैसिलिटेट करते हैं, आपको और एक्सपोजर मिलता है। इसलिए वो तो बिल्कुल बुनियादी ही बात है शिक्षा की, हम उससे नहीं हट सकते हैं। हम नहीं कह सकते कि ऑनलाइन एजुकेशन हो जाएगी, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन नहीं है, वो केवल एक सप्लीमेंट है, कहीं से कुछ रिसोर्स मिल गया। और हम जानते हैं आज भी हमारे स्टेट्स में टीचर्स ने सर्वे किया, हमारी यूनिवर्सिटीज ने किया, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ने सर्वे करके ये कहा कि हम ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेंगे। तो ये हमारी वन ऑफ द बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। तो इसलिए इस पे मत जाए, क्योंकि ये भी बहुत दबाव बना हुआ है कि अरे जी अब आप ऑनलाइन कर दीजिए, और ऑर्डर आ गया है, जबकि 20% भी मुश्किल से ऑनलाइन इसको मुहैया नहीं करा सकते। फिर भी ये जोर है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये व्यावसायिक एक जोर है, कमर्शलाइजेशन, एक प्राइवेटाइजेशन की आड़ में ये पुश हो रहा है। इस पे नहीं जाना है। असली शिक्षा फेस टू फेस, सोशल, कंस्ट्रक्टिव, जब बच्चे अपना या स्टूडेंट्स या छात्र अपने प्रोफेसर रामपाल आप बहुत बुनियादी प्रोफेसर रामपाल आप बहुत बुनियादी बात कह रही हैं। ये ठीक है कि हमारे दार्शनिक परंपरा में उपनिषद का अर्थ ही है कि गुरु के करीब बैठकर शिक्षा प्राप्त करना, लेकिन जब बात जान पर बन आई हो, फिलहाल की जो परिस्थिति है उसमें मोनोलॉग तो हम क्लासरूम में भी देखते हैं, हमने खुद जहां पढ़ाई की या तमाम जगह देखा, यूनिवर्सिटी सिस्टम में भी देखा कि किस तरह 20-20 साल पुराने नोट्स को लेकर शिक्षक आते हैं और बोल के क्लास से चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था में सब कुछ चल रहा है, जहां टीचर, क्लासरूम और छात्र एक साथ है, वहां सब अच्छा ही है, और हम मोनोलॉग को डायलॉग में बदल सकते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं आपस में और डिस्कशन कर रहे हैं। बहरहाल आपने जो पॉइंट उठाया है वो अन्य अर्थों से भी महत्वपूर्ण है, उस पर हम आगे बात करेंगे। डॉक्टर हरजीत भट्टी, आप ये बताइए कि फिलहाल हम जिस तरह से कोरोना से प्रभावित हैं और जिस तरह से विस्तार हो रहा है पूरे देश में, ऐसे में स्कूल खोलने की तो बात हो जा रही है, लेकिन जैसा गुरदीप जी ने कहा कि आप संसद, विधानसभा और इन सबको नहीं चाहते हैं खुलें, तो क्या अभी जो बच्चे हैं, हमारी जो नीति नियंता है, वो क्या ये मानते हैं कि ये इन पर कोई बहुत असर नहीं होगा? क्या मेडिकल टर्म में हम बच्चों को ज्यादा सुरक्षित मान रहे हैं, खासतौर पर किशोर वय के बच्चों को? क्या कहेंगे आप? जी नहीं, ये तो पहली बात तो ये है कि हमारे जो पॉलिसी मेकिंग एजेंसीज हैं, जो पॉलिसीज बनाती हैं, उनकी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि वो मतलब उनके अंदर भी मुझे लगता है कि हेल्थ केयर को लेके कोई अवेयरनेस नहीं है अभी भी। मुझे ऐसा लगता है कि उनको पता ही नहीं है कि हेल्थ केयर इमरजेंसी क्या चल रही है, कितनी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इंडिया का जो पॉलिसी सिस्टम है, उसमें कभी भी हेल्थ केयर को प्रायोरिटी पे रखा ही नहीं गया। कभी हेल्थ केयर के ऊपर डिस्कशन नहीं हुआ, कभी हेल्थ केयर को आगे रख के पॉलिसीज नहीं बनाई गई। आज भी वही हो रहा है। हेल्थ केयर हमारा ट्रेडिशनली ही एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया गया है कि पहली चीज तो अपने आप को बचाना इन्फेक्शन से आपकी जिम्मेदारी है, जो आपने देखा भी होगा कि आत्मनिर्भरता की बहुत ज्यादा बात चल रही है। दूसरी चीज, अगर आप इन्फेक्शन से खुद को नहीं बचा पाए तो उसका इलाज कराने की जिम्मेदारी भी आपकी है, मतलब कॉस्ट जो है आपको ही बेयर करनी है। ना गवर्नमेंट प्रिवेंशन में कुछ काम करेगी, ना उसके कॉस्ट बियरिंग में कोई काम करेगी। तो क्योंकि पॉलिसी शुरू से ही पर्सन ओरिएंटेड रही हैं, कभी पब्लिक सपोर्ट को लेके या पब्लिक को ध्यान में रख के पॉलिसीज नहीं बनती, तो यही चीज को ध्यान में रख के ही सीबीएसई का डिसीजन आया है कि उनको लगता है कि बच्चे आएंगे,
वो अपनी केयर करेंगे, मास्क पहनेंगे, सैनिटाइजर लेके आएंगे, पेरेंट्स उनका ध्यान रखेंगे, वो एग्जामिनेशन सेक्शन में वहां पे अपने आप ही अपना डिस्टेंस भी मेंटेन करेंगे, और वो सब कुछ उनके ऊपर डाल दिया गया। इनका काम हो जाएगा कि टाइमली एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद कितने लोगों को इन्फेक्शन हो जाएगा, वो कहां से ट्रीटमेंट कराएंगे, जो होगा डॉक्टर भट्टी एक छोटा सा सवाल, डॉक्टर भट्टी एक छोटा सा सवाल यही आपसे पूछ लेते हैं कि ये जो कहा जा रहा है कि एसिम्प्टोमेटिक बड़े पैमाने पर जो हैं उनकी वजह से भी संक्रमण फैल रहा है और ये बच्चे इसके सबसे बड़े शिकार हो सकते हैं और शायद ये संवाहक भी हो सकते हैं, इस खतरे को आप कैसे देखते हैं? जी, बहुत बड़ा खतरा है ये। देखिए, पहली बात तो ये कि एसिम्प्टोमेटिक कैरियर, मेजर जो बल्क होता है कोरोना वायरस के इन्फेक्शन का, वो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं या माइल्डली सिम्प्टोमेटिक होते हैं। मतलब जैसे एक दिन बस थोड़ा सा बुखार आ जाएगा, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, या थोड़ा सा कभी खांसी आ गई। तो इस तरह के बहुत सारे पेशेंट्स हैं, लेकिन वो कैरियर्स हो सकते हैं। हो सकता है वो वहां से इन्फेक्शन लेके जाए और घर में जाके अपने बुजुर्ग, दादा दादी, नाना नानी या माता पिता भी अगर किसी के कांटेक्ट में आते हैं, उनको इन्फेक्शन कर सकते हैं और उनके अंदर सीरियस इन्फेक्शन हो सकता है। और दूसरी चीज ये कि जो हम शुरू से एम्फेसिस कर रहे हैं, मतलब मैं तो हैरान हूं कि आधा साल हमें इसी वायरस में बीत गया है। ऑलमोस्ट जनवरी से शुरू हुआ था, दिसंबर के एंड से जून आ गया है, आधा साल हमारा इसी वायरस से जूझते हुए निकल गया है। लेकिन अभी तक सरकार जो है, या हमारे जो पॉलिसी मेकिंग एजेंसीज है, वो इस चीज को नहीं समझ पा रहे कि हमें चेन को ब्रेक करना है, तभी ये वायरस रुक पाएगा, नहीं तो अगला 6 महीने भी ऐसे ही निकल जाएंगे। और वो चेन ब्रेक तभी होगी जब हम इस तरह के डिसीजंस नहीं लेंगे जहां पे लोग इकट्ठे हो रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, जो कि और इन्फेक्शन लेके आगे जाके फैला सकते हैं लोगों को। इन चीजों, अब ये अगर आप इतने सारे ये सिम्प्टोमेटिक कैरियर्स को दोबारा वापस भेज देंगे तो वो और इन्फेक्शन फैलेगा उससे। बिल्कुल ठीक है। गुरदीप जी, एक तो ये सवाल आ गया है कि आप जब इस तरह से चेन ब्रेक है, आप अपने आर्थिक गतिविधियों की मजबूरियों में शायद इस चेन ब्रेक को उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, और स्कूल खोलना तो अलग बात है, लेकिन और बड़े पैमाने पर हम देख रहे हैं कि चीज़ें अब खुल गई हैं और लग ही नहीं रहा कि इस देश में कोई इमरजेंसी हेल्थ सिचुएशन है। और दूसरी तरफ जो प्रोफेसर रामपाल ने कहा कि आप जब बात करते हैं ऑनलाइन शिक्षा या नए तरीके से सोचने की, तो दरअसल आप कुछ नहीं, एक खास मुनाफे की शिक्षा के पूरे दर्शन और पूरी व्यवस्था को ही प्रमोट करना चाहते हैं। क्या कहेंगे आप? पंकज, ये बहस क्यों उठ रही है स्कूलों को लेकर? जो डॉक्टर हरजीत भट्टी ने बोला वो हर वर्ग के लिए लागू है कि चेन तोड़नी ज़रूरी है, लेकिन स्कूलों की बात विशेष तौर पे इसलिए हो रही है क्योंकि स्कूलों को लेकर दो एक्सट्रीम मॉडल आ रहे हैं। एक वर्ग ये कह रहा है कि जब ऑनलाइन पढ़ाई हो सकती है तो इसको जारी रखिए, इसमें दिक्कत क्या है, बच्चे घर में पढ़ रहे हैं, टीचर बोल रहे हैं, और जैसा आपने भी कहा कि क्लास में भी मोनोलॉग होता था, घर में भी मोनोलॉग चल रहा है। और दूसरा वर्ग ये कह रहा है कि स्कूल खोलिए क्योंकि इसकी वजह से सिलेबस छूट रहा है। अब सवाल ये है, इन दोनों के बीच की सच्चाई क्या है? बच्चा जब स्कूल जाता है, ये आपने ठीक कहा कि वहाँ पे भी मोनोलॉग होता है, लेकिन क्लासरूम टीचिंग में बच्चा केवल टीचर से नहीं सीख रहा होता है, बच्चा अपने साथी जो उसके स्टूडेंट्स होते हैं, जो पूरा समाज होता है स्कूल में, उसके मार्फत भी इस देश को, समाज को सीखता है। वो लाइफ स्किल भी सीखता है, वो केवल किताबी ज्ञान नहीं सीखता है। अगर आप उसको कंप्यूटर के एक सिरे पे बिठा देंगे हमेशा के लिए लंबे समय तक, तो बच्चे के लिए वो जो लाइफ स्किल सीखने का एक प्रक्रिया है स्कूलों में जाकर, जो समाज को समझने की प्रक्रिया है, जो पर्सन टू पर्सन बिहेवियर आप सीखते हैं, वो नहीं सीख पाएगा। तो कंपनियां कर सकती हैं ऑनलाइन काम लंबे समय तक, बच्चे नहीं कर सकते। कंपनियों को तो ऑर्डर मिला है, ऑर्डर डिलीवर करना है, काम खत्म हो गया, पैसा मिल गया, छुट्टी। बच्चों का आप भविष्य गढ़ रहे हैं, बच्चों की आप समझदारी गढ़ रहे हैं, बच्चों को आप लाइफ स्किल्स सिखाते हैं। कितना सिखाते हैं, ज़्यादा कम, वो एक अलग सवाल है, लेकिन बच्चे सीखते हैं। जितना सीखते हैं, अगर वो भी बंद हो जाएगा जी, तो बच्चों, जो आज हम पूरी दुनिया में शिक्षा में हमारे टॉप पे हैं, हमारे जो स्कूली शिक्षा है, जो इंजीनियरिंग की शिक्षा है, जो मेडिकल की शिक्षा है, वो टॉप पे है, लेकिन इनोवेशन में दुनिया में हम कहीं नहीं आते हैं। हमारी शिक्षा, स्कूली शिक्षा, किताबी शिक्षा है, लेकिन हम इनोवेशन के सवाल। तो सवाल ये है कि जब आप ऑनलाइन लाएंगे, अगर इस तर्क को मानेंगे, तो बच्चों के साथ खिलवाड़ होगा। स्कूल और क्लासरूम का ऑल्टरनेटिव ऑनलाइन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अभी आज की तारीख में ऑनलाइन जारी आप रखिए, वो स्टॉप गैप है, उस पर भी मैं बात करूंगा कि कितना स्टॉप गैप है, लेकिन लंबे समय तक अगर आप स्कूल नहीं खोलते हैं इस बीमारी के कारण, तो क्या हर्ज होगा बच्चों की ज़िंदगी में?
फर्स्ट क्लास के बच्चों को आप ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं, फर्स्ट क्लास। अगर वो 4 महीना नहीं पढ़ेंगे जो उनको पढ़ाया जा रहा है, उनके जीवन में आज से 15 साल बाद क्या फर्क पड़ने वाला है? ये जो एक पूरा तरीका हो गया है कि बच्चों को पढ़ना जरूरी है, उनका सिलेबस पूरा होना जरूरी है, इसके लिए स्कूल खोलना जरूरी है, इस पे भी बहस होनी जरूरी है। इसलिए हम इस बात को करना चाह रहे हैं कि ऑनलाइन अपने आप में क्लासरूम का ऑल्टरनेटिव नहीं है, ये क्लियर होना चाहिए। लेकिन जब तक कोरोना है तब तक पढ़ने की मजबूरी हर बच्चे को, हर क्लास को है, ये डिबेट भी नहीं होनी चाहिए। अगर बच्चे कुछ समय नहीं पढ़ेंगे, अगर टाइम पे अब एग्जाम नहीं होंगे, अगर बच्चों को बचाने के लिए सारी प्लानिंग होगी और एग्जामों को डिले किया जाएगा, तो इससे ओवरऑल उन बच्चों के कलेक्टिव करियर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए जरूरी है आज की तारीख में कि स्कूल नहीं खुलें, बिल्कुल, और जो सिस्टम है पहले उनकी सेहत को बचाया जाए और उनको ऑनलाइन की तरफ ना धकेला जाए। बिल्कुल, और शिक्षा का एकमात्र शायद जरिया वही नहीं है जो अब तक रहा है, तो हम एक मौके पर एक विशिष्ट स्थिति में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं ऑनलाइन की, और ये भी सही बात है कि ये कोई विकल्प नहीं है। प्रोफेसर रामपाल, लेकिन एक सवाल तो ये उठता ही है कि हजारों साल की हमारी मानव सभ्यता हो गई है और हम देखते हैं कि लोग बहुत पढ़ते हैं और कैरियर के भी सवाल, तमाम दबाव, अब तो 3 साल 2.5 साल के बच्चे भी स्कूल जाने लगे हैं। अगर नहीं होगा, मान लीजिए एक हेल्थ इमरजेंसी इस देश में है और अगर 1 साल कोई स्कूल ना खुले तो क्या फर्क पड़ जाएगा इससे? नहीं, मैं सबसे पहले तो कुछ हैरान हूं जिस तरह से आप ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, जैसे कि ये विकल्प है, सभी के लिए है। हम पहले ही जानते हैं कि इतनी ज्यादा दरार है उन संपन्न बच्चों के बीच में, और सिर्फ यही नहीं, कई देशों में ये बात हो रही है कि हमारे आधे बच्चे, आधे से ज्यादा तो बच्चे ऑनलाइन का सवाल ही नहीं है। ना उनके पास वो फोन है और फोन से एजुकेशन नहीं होता, ना उनके पास लैपटॉप्स है, ना इंटरनेट कनेक्शन है। मेरे मास्टर्स के स्टूडेंट्स दिल्ली में रहते हुए उनके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है या पैसे नहीं है अभी कि वो चार्ज भी कर सके। एक जूम सेशन का 1 घंटे का इतना डेटा यूज होता है। तो हम इस चीज को ऐसे नहीं बात कर ले इतनी सतही रूप से जैसे कि ये विकल्प है और सिर्फ हम वो विकल्प नहीं अपना रहे हैं। ये विकल्प नहीं है, ये और डिजिटल डिवाइड पैदा करने की कोशिश है जो पहले ही हमारे सिस्टम में बहुत सारी हायरार्कीज है और बहुत डिवाइड्स है, तो इसलिए इसकी बात नहीं लाइए पहले। तो दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि हाँ क्या फर्क पड़ जाएगा, कोई एक जो फर्क पड़ेगा, और हमें ये देखना है, अभी हम एग्जाम की बात कर रहे थे। एग्जाम और एजुकेशन के लिए एक मानसिक संतुलन भी चाहिए, एक मानसिक ये भावना चाहिए कि हाँ हम इतने ज्यादा चिंता नहीं है, खाने की चिंता, मेरे माँ बाप की नौकरी की चिंता, मैं कहाँ कहाँ घुट के बैठी हूँ उसकी चिंता। तभी शिक्षा होती है, तभी सीखना होता है और तभी एग्जाम भी होता है। तो स्कूल, चाहे ये लोग कह रहे हैं कि अभी अगस्त से पहले नहीं खोलेंगे, हम अभी बात कर रहे थे कि जुलाई में एग्जाम करना बहुत व्यवहारिक बात नहीं है, उनकी सुरक्षा के तौर से ठीक नहीं है। पर आपने जो कहा अगर 6 महीने भी कम होते हैं। प्रोफेसर रामपाल, शायद कुछ भ्रम हुआ, हम आपकी बात बिल्कुल सहमत है और यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन कोई विकल्प नहीं है। विकल्प है ऐसा नहीं कहा गया। फिलहाल अभी की जो परिस्थिति है, तो फिर आप जिस डिवाइड की बात कर रही हैं, जिस क्लास डिवाइड की बात कर रही हैं और डिजिटल डिवाइड की बात कर रही हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि इस देश के एक बड़े हिस्से के पास ना ऑनलाइन फैसिलिटीज है, ना डाटा है, शायद स्मार्टफोन नहीं है, लैपटॉप की तो बात ही छोड़ दीजिए। पर अगर मान लेते हैं कि यह ऐसी हकीकत है जो सिर्फ कोरोना काल में नहीं पैदा हुई, वो शायद हमारे पूरे डेवलपमेंट के मॉडल का एक हिस्सा है, एक बहुत दुखद और विडंबनापूर्ण हिस्सा है, तो क्या ऐसे में हम सारी बाकी जो लोग पढ़ सकते हैं, जिनके पास है 70 से 75% जो लोग हैं, तो क्या उनकी पढ़ाई भी स्थगित कर देनी चाहिए इस समय? नहीं, ये पढ़ाई स्थगित करने की बात नहीं है। जो अपने आप कोचिंग करते हैं, ट्यूटर कर लाते हैं, उसके लिए तो कोई मना नहीं करता ना। स्कूल में जो एक शिक्षा, एक समाजीकरण का हिस्सा है स्कूल की शिक्षा, हम ये कह रहे हैं कि आप ये नहीं कह, और वो जो संपन्न घरों के हैं उनके लिए भी इस तरह की स्कूल में फोन से शिक्षा नहीं होती है। वो अपने सप्लीमेंट्री रूप से जो करना चाह रहे हैं उनकी अपनी इच्छा है। हम ये कह रहे हैं कि अगर 4 महीने तक भी कोई स्कूल में नहीं जाते हैं तो कोई ऐसी कयामत नहीं आ जाएगी
हमारे लिए ये ज्यादा जरूरी है कि लोगों की जिंदगी, बिल्कुल। उनका खाना, उनका पोषण, उनकी जो मानसिक स्थिति है, उनकी सुरक्षा, बीमारी से सुरक्षा, वो बनी रहे। और जब स्कूल एक सुरक्षित स्थान बन सके जहां उनका आना और मिलना संभव है, चाहे वो मतलब हर रोज नहीं आएंगे, एक दिन छोड़ के भी आएंगे, जैसे बात हो रही है कि कम बच्चे एक टाइम पे आए, जैसे भी व्यवस्था बने वो अच्छी सुरक्षित व्यवस्था बने, तब उसका सार्थक होगा, उसका करना सार्थक होगा। बिल्कुल, हम आपकी चिंताओं से खुद को बिल्कुल जोड़ रहे हैं प्रोफेसर रामपाल। बहुत महत्वपूर्ण बात है और शायद ये भारतीय समाज के विकास की जो भी गति है, जो उसका मॉडल है, उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसने भयानक तरीके का क्लास डिवाइड पैदा किया और डिजिटल डिवाइड उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे सामने। प्रोफेसर डॉक्टर भट्टी, आप जो देख रहे हैं, आपने कहा कि 6 महीने हो गए हैं और अभी भी हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। अभी आपका आकलन, फिलहाल जो पूरा पेंडेमिक है उसके जो आंकड़े आ रहे हैं सामने, उसको देखकर आपको क्या लगता है कि अभी हमें लगभग कितने समय तक और जूझना पड़ेगा? एक मेडिकल उसके निगाह से आप बताएं। जी, अभी जिस तरह से अभी राइज हो रहा है केसेस का, उस हिसाब से लग रहा है कि जुलाई अगस्त में पहले एक्सपेक्ट किया गया था कि इसका पीक आ जाएगा, उसके बाद डिक्लाइन देखना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी के जो आकलन आ रहे हैं उसमें जो मैथमेटिकल मॉडल्स लग रहे हैं उसमें सितंबर तक जाता दिख रहा है कि सितंबर तक पीक होगा, फिर उसके बाद हमें डिक्लाइन दिखना शुरू हो जाएगा। तो अभी तो मतलब सिर्फ एक वो मैथमेटिकल मॉडल्स बन रहे हैं, उनके ऊपर एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन आप मान के चलिए कि सितंबर तक तो केसेस जो हैं वो ऑन द राइज ही रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। सितंबर के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ हमें डिक्लाइन देखना नजर आने लगेगा। पंकज जी, इसमें एक बात और कहना चाहूँगा मैं। क्या क्या जी 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 हाँ, ये पूरा जो बहस चल रही है, जिस तरह से सरकार ने महामारी को कैसे ट्रीट करना है उसके लिए डॉक्टर्स की, एक्सपर्ट्स की, एपिडेमियोलॉजिस्ट की राय नहीं ली और ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे फैसले लिए, उसका हश्र हम सामने देख रहे हैं। अब स्कूलों के मामले में भी कोशिश ये हो रही है कि ओपिनियन मांगे जनता से। ये एक ऐसा सवाल है जिसमें जनता गाइड नहीं कर सकती है। ये एजुकेशनल एक्सपर्ट, पेडागोजी के एक्सपर्ट, जो स्कूली शिक्षा के विद्वान हैं, उनसे पूछना चाहिए। क्योंकि जनता का तो ये हाल है कि क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक के बच्चे जब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो उनके माँ बाप साथ बैठ के खुद पढ़ रहे हैं कि हम भी सीख जाएंगे और हम अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे। जनता का तो ये हाल है कि उनको लगता है कि आज अगर हमारे बच्चे ने, अगर 5 साल के बच्चे ने क्लास मिस कर दी तो उसका फ्यूचर खराब हो जाएगा। तो ये सवाल जनता से राय लेके तय करने वाला नहीं है। जैसे महामारी का जवाब ब्यूरोक्रेसी से तय नहीं हो सकता था, एजुकेशन का जवाब जनता से तय नहीं हो सकता है। सरकार को एक्सपर्ट्स की राय पे चलना पड़ेगा कि एजुकेशन क्या है और क्या एजुकेशन को किस रूप में देना है और स्कूल किस तरह से सेफ बनाए जा सकते हैं, उस पर यह फैसला होना चाहिए। और अभी वक्त बिल्कुल नहीं है इसका। बिल्कुल, तो अभी जो वक्त है वो खोलने का, कम से कम स्कूल खोलने का तो बिल्कुल ये वक्त नहीं है। और अगर आखिरी टिप्पणी आप करना चाहें प्रोफेसर रामपाल, तो आपकी सलाह सरकार को और सीबीएसई को क्या होगी? सीबीएसई को तो मैं कहूंगी कि अभी कोई इम्तिहान लेने की बिल्कुल अभी समय नहीं है, ना ये जोर डालना चाहिए। इम्तिहान देने की भी परिस्थिति नहीं है बच्चों की। तो दूसरी बात ये कि जब स्कूल खुलने की बात आएगी, चाहे अगस्त सितंबर में आए, वो भी जिलेवार तय किया जाए, जिलेवार देखा जाए। कई जिलों में अगर इन्फेक्शन कम है और स्थानीय रूप से स्कूल खुल सकते हैं, सुरक्षित है, तो फिर कई बच्चों के लिए भी जरूरी है कि वो आए और मिले अपने टीचर से, क्योंकि काफी घर पे भी बैठे बच्चों के साथ भी कई बार वायलेंस ज्यादा हो रहा है और शिकार हो रहे हैं वो और तरह की चिंताओं से। तो उनके लिए इमोशनली भी जरूरत होगी कि स्थानीय रूप से। मगर कोई भी अभी नेशनल डिसीजन और सीबीएसई का डिसीजन, दिल्ली यूनिवर्सिटी का डिसीजन ऑनलाइन एग्जाम बिल्कुल, तो किसी भी देश के इतिहास में, बहुत शुक्रिया आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस परिचर्चा में हिस्सा लिया। किसी भी देश के इतिहास में ऐसे मौके आते हैं जब देश का नेतृत्व इतिहास में अपनी भूमिका दर्ज कराता है कि उसने किस तरह उस संकट से पार पाया। और इस समय भी एक बड़ी चुनौती है जनता के पीछे नहीं, जनता के आगे खड़े होकर देश को दिशा दिखाने की। इतिहास इसका फैसला करेगा कि 2020 के
कोरोना के इस महासंकट में देश ने कैसे मुकाबला किया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। राजनीति में आज बस इतना ही। बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।